अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की खिदमत के खिलाफ एहतजाजी माहौल बनाने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। उसकी एक बड़ी वजह पार्टी के अंदर जो अंदरूनी तकसीम है, हमने देखा इस्लामाबाद जलसे के बाद ये तकसीम मजीद बढ़ गई। जो लीडर हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे और साथ साथ कारकुनान भी फिलहाल हमें मायूस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपोजिशन जमातों को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश में थी कि मिलाकर जो है हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर सकेगी, लेकिन ताहाल उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हो सकी। इस सूरत हाल पर असद कैसर क्या कह रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। ये जो लेजिस्लेशन हुई है पहली दफा इसके खिलाफ एक एक्शन होगा। इन्होंने नेशनल असेंबली को एक रबर स्टैंप बनाया है। हमारा मुतालिबा है कि इमरान खान को नाजायज तौर पर गिरफ्तार किया गया, उसको जो है रिहा किया जाए। हमारी तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ राबते हैं। अनकरीब हम बहुत बड़ा अलायंस बनाने वाले हैं जो हम आइंदा का तहरीक चलाएंगे। हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। बहुत बड़ी तहरीक चलेगी और इस तहरीक की बुनियाद पर इस हुकूमत को चलता करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा अलायंस बनाने में कामयाब हो पाएगी ताकि कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो सके जिसका हुकूमत पर असर भी हो। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिलहाल जो जलसे जुलूस रैलीज हैं इसको लेकर ये कह रही है कि ये सारी NRO मांगने की कोशिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO चाह रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अभी जो NRO मांग रहे हैं, जलसे भी NRO के लिए। लाहौर का जलसा जानी का जलसा नाकाम, इस्लामाबाद वर्कर्स को वहां छोड़ के डी चौक में खुद छुप गए, भाग गए। ये सारी एक ड्रामाबाजी है। आज भी सवाबी में जलसा करे हुए यौम इकबाल है, इधर आओ हम आए हैं ना। आपने वज़ीर इत्तलात को सुना। एक जानिब तो दिखाई दे रहा है कि मामला बड़ा बेहतर है, हुकूमत पुरसुकून है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दफा 144 का नफाज किया गया रावलपिंडी के अंदर। हुकूमत को ये खदशा है कि यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान KPK में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से ही अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर रही है ताकि वहाँ होम ग्राउंड से निकलकर पंजाब में और दीगर शहरों में आकर जलसे कर सके। तो हुकूमत ने दफा 144 का नफाज भी कर रखा है। आईनी तरमीम हो गई है, लेकिन फिर भी हुकूमत थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है। इन पूरे मामला से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम के। और माजिद निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अजहर साहब, आपसे बात का आगाज कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी एक जलसा किया, पंजाब से दोबारा मतलब बैकफुट पे चले गए हैं, वहां से एनर्जी रिस्टोर करके दोबारा पंजाब की जानिब आएंगे। बहुत शुक्रिया। पहले तो पूरी कौम का मुबारक हो। अब पूरी कौम से मुराद ये 2-3 सियासी जमातें छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि उन्होंने तो सांस लेना ही बंद कर दिया है। या दहशतगर्दी है या बगावत है या 144 का नफाज है या डिटेंशन ऑर्डर्स हैं, और वो सारा कुछ रिकॉर्ड भी आपके सामने कहानी रहता। अभी भी आज देखें कंदके कितने लगाएंगे, कंटेनर कितने लगाए हैं। 144 इस दफा तो पहले तो सेक्रेटरी होम लगाया करता था, इस दफा डिप्टी कमिश्नर पिंडी ने खुद ही लगा दी, और वो भी कमाल की दफा 144 लगाई है। वो रिकॉर्ड पे छोड़े इस बात को, लेकिन लीडरशिप वहां पहुंच गई है और लीडरशिप इकट्ठी है। वो सवाल सिर्फ इतना है, किसी का नुक्ता नजर अपना है, दूसरे का नुक्ता नजर इतना है, वो अपनी जगह चलते रहे। लेकिन कभी मैदान लेवल प्लेइंग फील्ड तो देकर देखे ना। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे ही नहीं रहे आप तो जलसे जुलूस के लिए। यानी अभी लाहौर हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को मैंने दरखास्त दायर की थी, नजरबंदी की ऑर्डर सस्पेंड कर दिया, सेक्शन 3 को सस्पेंड कर दिया है। इसमें 2022 में 10,000 लोगों को नजरबंद किया, 2023 में 4,770, ये 4,770 की रिपोर्ट आई हुई है। और सितंबर के अंदर 487 डिटेंशन ऑर्डर एक ही जगह से वापस लिए गए, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। 144 की मैंने सेक्शन चैलेंज किया हुआ है। इन्होंने पूरे पंजाब जहां जलसा होता है, और वो रिकॉर्ड पे सारी आ चुकी हुई है, जितने 144 का नफाज हुआ, फिर उसके बाद जितने पर्चे दर्ज किए इन्होंने, तो आइन के आर्टिकल 15, 16, 17 की धजिया बकेर थी। 19 और 19A के हवाले से आपके सामने वो FIA चढ़ाया हुआ है। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बड़ी सुक्की हुई पड़ी कि FIA के पास इख्तियार कोई नहीं था, वो अब पंजाब की तरफ डेरा कर लिया है। और वो उस्मा बुखारी के केस से शुरू होकर वो पंजाब कॉलेज के केस की अब कहानी वहां पर नहीं हो गई है कि सहाफियों को दलील किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बातें, जो झूठा बयानिया लगाया था वो आपके सामने अवेलेबल है। 9 मई का बड़ा दावे मारे कि पता नहीं क्या, आज तक प्रोसिक्यूशन वहां पर कोई चालान सबमिट नहीं कर सकी। प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लाने की बातें थी। जहां अभी आपने देख लिया कोयटा में बम धमाका हुआ, आगे फुटेज आपके सामने, यहाँ के फुटेज लाए ना सामने, कहाँ है CCTV फुटेज, क्या कुछ मांगते रहे हैं। इमरान खान के ऊपर पर्चे दर्ज किए, उनमें भी 8 तारीख को उनकी जमानत होगी, 9 मई के कोई एविडेंस नहीं है। और ये मैं बता दूं 2.5 महीने पहले मैं बहस करके आया था, सलमान साहब और मैं बहस करके आए थे, इसमें एविडेंस नहीं है। प्रोसिक्यूशन जनाब उस वक्त नहीं आई, बीमार हो गई, और 2.5 महीनों से वो बीमारी का बहाना करते करते
बल्कि 8 तारीख वाले दिन प्रोसिक्यूटर जनरल खुद भी पहुंचे। उसके अलावा 3-4 वर्जन अब तक उसमें बदल चुके हुए हैं। बुशरा बीबी के ऊपर भी बड़े इल्जाम लगाए उन्होंने दहशतगर्दी के, जनाब वो हंसती है, मुस्कुराती है, इस बात में दहशतगर्दी। तो ये भी अब ये जो कहानियां जितनी भी है ना, तोता मैना की कहानियां, ये सारी हो गई हैं, पुरानी हो चुकी हैं। आपको नए पर्चे बनाने की वो तैयारी करें, वो अलग बात है। लेकिन इस महीने में इंशाअल्लाह अज़ीज इमरान खान बाहर आने वाले हैं और तहरीक का मोड आप ये शुरू हो चुका है। आप पंजाब की तरफ भी आएंगे और अब लोग जो है ना अपना जो सर कफल पे बांध के बातें हो रही हैं वो सामने आ जाएंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज यानी हाथ बांध के फस्ताइयत करके। लेकिन ये बातें अजहर साहब, ये बातें तो पहले भी हुई ना। ये बातें तो पहले गंडापुर साहब जब पहले आए इस्लामाबाद के लिए आए थे एहतजाज करने के लिए, उस टाइम भी उन्होंने यही बोला था कि वापस नहीं जाएंगे। खान साहब की बहनें भी ये बात करके आई थी, लेकिन वो देखा उसका कोई फायदा नहीं हुआ और वो वापस भी चले गए, जिसकी वजह से कारकुनान जो है आपके डिमोरलाइज हो गए। नहीं, ये बात ये नहीं है मेरी। ये बात देखिए ना, आपने देखा नहीं इस्लामाबाद पुलिस ने क्या किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, लोगों को पकड़ा, क्या जुल्म किया वहां तक। वो आए, लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह तौर पर है, एहतजाज कर रहे हैं। हमने कोई धरने की कॉल नहीं दी हुई कि हमने आकर यहाँ बैठ जाना है, डेरे लगा लेने हैं। अभी जब वो कॉल देंगे तो फिर वापस नहीं जाएंगे, तो ये वजह नहीं है। एसओसी का बड़ा शोर डाला हुआ था आपने, देखिए हमने कोई होने दी ना, और हालांकि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। और उसका रिजल्ट भी क्या है, अभी 2.5 अरब रुपया लगा दिया है। वो 2.5 अरब का तो पहले ये हिसाब दे और बताएं कौम को कि क्या कुछ हो सका है। हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड में आए, देखे फिर क्या करते हैं, फिर देख लेंगे मैदान कैसे समझते हैं। इस तरह नहीं आइन और कानून की जो है पासदारी चाह रहे हैं और साथ साथ आप मांग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो इलेक्शंस में भी मांग रहे थे और अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड ही पाकिस्तान तरीके से मांग रही है। अख्तियार साहब, हमने देखा आईनी तरामीम हो गई, आपकी जो लीडरशिप है वो यूरोप में मौजूद है, मरियम नवाज साहिबा हो, मियाँ साहब हो, पाकिस्तान से गए हुए हैं ट्रिप पर। अब ये बताएं कि क्या बिल्कुल मामला ठीक है पाकिस्तान तरीके साहब, अब हुकूमत के लिए कोई किसी किस्म का खतरा नहीं रही? थैंक यू वेरी मच आदिल भाई जी। हमारी क़यादत जो है वो अपने, आपको जैसे पता है, अपने रूटीन के चेकअप्स के लिए गए हैं और पूरा 1 साल उन्होंने जितना काम किया मरियम नवाज ने, शी डिजर्व कि वो अपना ट्रीटमेंट भी करें और रेस्ट भी थोड़ा सा कर लें, फिर वापस आ जाएंगी। माहौल बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल चिल है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। इनके सारे कार्ड जो है ये खेल चुके हैं, ट्रम्प कार्ड ये सारे खेल चुके हैं, इनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा, ये फारिग हो चुके हैं, खत्म शुद्ध। ये पहले तो इनसे ये पूछे ना अजहर सिद्दीक साहब से कि ये तो आप तो कहते थे कि अगस्त के महीने में बानी पीटीआई हमारे जलसे में बैठा होगा, 8 सितंबर के संग जानी के जलसे में आपने ऐलान किया था कि वो हमारे स्टेज पे होगा। कहाँ गए आपके पुराने वादे? फिर अली अमीन ने ऐलान किया था, गंडापुर साहब ने, कि 15 दिन का अल्टीमेटम मैंने दे दिया है, लश्कर लेकर आऊंगा और बजोर ताकत, बजोर बाजू, बजोर शमशीर अपने लीडर को लेकर जाएंगे। कहाँ गए? कुछ किया? अब ले दे के इनके पास, इनके पल्ले एक चीज रह गई थी जो गुज़श्ता इलेक्शन में इन्होंने वो नैरेटिव लिया था, एंटी अमेरिकन नैरेटिव, कि जी हमारी जेब में देखिए ये साइफर है। पहले अमेरिका का नाम लिया, कहते अमेरिका का नाम तो मेरे मुंह से निकल गया, किसी मुल्क ने भेजा है, ये बुज़दिल लोग हैं, हमें इनका पता है। फिर वो जेब में डाल दिया। एंटी अमेरिकन स्लोगन और नैरेटिव बना के पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने की बेहतरीन और बड़ी प्यारी कोशिश उन्होंने की, काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद देने ट्रंप की कामयाबी पर, ये बड़े अरसे से ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि ट्रंप इलेक्शन जीतेगा, उसकी हुकूमत आएगी, इमरान खान को छोड़ा देगा। मतलब पहले वो इमरान को इस गुलामी से आजादी दिलवाएगा, फिर ये अमरीकी गुलामी से इस कौम को आजादी दिलवाएंगे। आप इस पे तनकीद कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एटलीस्ट उनका जो नारा था पॉपुलर तो हुआ ना, मतलब अवाम तो उनकी जारी माइल हुए ना। सियासत में आपने मुझे ये बताइए करना ना जी आदिल भाई, जितना झूठ सुहाना होता है, जितना उसमें चमक होती है, खनक होती है, जितनी अट्रैक्शन होती है, सच बेचारा जो है वो बड़ा रेंगते रेंगते आता है, लेकिन मंजिल पर सिर्फ सच पहुंचता है, झूठ मंजिल पर नहीं पहुंचता। ये तो झूठे लोग हैं। मुझे बताइए ना, आज पूछे इनसे, चले आइए जरा 2 मिनट के लिए आते हैं, इनको प्रूफ करते हैं कि कितने ये सच्चे हैं। बताइए इनका आर्टिकल 62, 63 कहां पड़ा है, जो इमरान कहता था कि मेरी पार्टी में वो लोग बैठेंगे, वो लोग आएंगे जो आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरे उतरते हैं। 5 लाख 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, मदीने की रियासत। बताइए
डबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का खात्मा, डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस का खात्मा। बताइए कहां खड़े हैं? मुझे बताइए, आपने कहा था कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ खत्म करेंगे, क्या किया आपने? आपने बोला था कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, और फिर सबसे पहले यार किरामुल कातिबीन की स्पीड से गए हैं इनके जुल्फी बुखारी साहब अपने ट्रम्प भाई साहब के पास, और उसको कहते हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट, वो जो बात थी वो भूल जाइए, वो अमेरिकी गुलामी इस्लामी वो बातें भूल जाइए। वी हैव अ वेरी गुड चेरी ब्लॉसम, हमारे पास कीवी भी है, चेरी ब्लॉसम भी है, जितने मर्जी बिठा दो, जूता चमकाना है, चेहरा चमकाना है, कोट चमकाना है, गड्डी चमकाना है, टायर धुलवा लो। ये तो वो लोग हैं, इनका तो कोई नैरेटिव, कोई दीन धर्म नहीं है। ब्रैड शर्मन के आपने देखे, उसको $7.25 लाख, ऑलमोस्ट $7 लाख मिले। वो बंदा जिसकी इमरान खान तारीफें करता था और उसके साथ अपना टाइज बताती। प्रो इजराइलियन लोग जो 62 इन्होंने जो कांग्रेसमैन ने लेटर लिखा था, दे ऑल आर प्रो इजराइल। ये तो यहूदी लाबी के लोग हैं। जो इलेक्शन कमीशन का केस है उसको उठा के देखे, इनको अगर इजराइल से पैसे ना आए हो, इनको अगर इंडिया से पैसे ना आए। चले माजिद साहब, आप ये बता दें कि क्या लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के लिए कोई चैलेंज है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आनी तरमीम हो गई है, लीडरशिप बाहर दौरे पर है अपने जो निजी मामलात हैं उसके लिए, तो मतलब कोई टेंशन नहीं है हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो मखमसा है वो ये है कि वो पिछले 6 माह में कोई ऐसी मनसूबाबंदी या स्ट्रेटजी नहीं सामने ला सके कि जिसकी बुनियाद पर वो पंजाब के ज़रिए मरकज़ पर दबाव डालें। ये अहम नुक्ता इसलिए है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, वहाँ से वो अपने कारकुनों को उम्मीद तो दिला सकते हैं, उनको उम्मीद दिलाने के लिए कोई अच्छे जलसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी सिंध में जलसे कर रही हो, हैदराबाद में, सक्खर में, घोटकी में जलसे कर रही हो। तो अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो अपने बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए कोई रियायत हासिल करें या मरकज़ पर दबाव डालें, हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे आए, तो उनको पंजाब के अंदर एक मुनज़्ज़म बड़ी एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो अपने मुतालबात को मनवाने की पोजीशन में होंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता 6 माह के अंदर पंजाब के अंदर जो कोशिश की गई है वो उस हद तक कामयाब नहीं हुई, या वो लेकिन पंजाब में कोशिश की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो हुकूमत ने उसको रोकने की भी दूसरी तरह कोशिश की ना। सेक्शन 144 आ जाता है, पुलिस की जानिब से रोका जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। उनका शिकवा ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, डेफिनेटली हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, जलसे जुलूस पड़े होंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान में 2 तरह से सियासी तहरीकें चलती हैं। एक तो ये कि आप एहतजाज करें, जलाओ घेराव करें, 144 को ना माने, NOC के बगैर जलसे करें, गिरफ्तारियां हों और आप अपने मुतालबात मनवा लें, जिस तरह कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी या बाकी तहरीकें जो चली हैं पाकिस्तान में। एक दूसरा तरीका ये है कि जो PDM की जमातों ने इमरान हुकूमत में अपनाया था, और वो ये है कि जब आपको पता चल जाए कि अब आपकी सुनवाई नहीं होनी, तो आप 1-2 जलसे करके अपनी ताकत का इजहार करके फिर बैठ जाएं, उसके बाद बैक डोर चैनल को आप ऑन करें, मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ उनको आगे बढ़ाते हुए को गुफ्तो शनीद करें और फिर खुद खामोश हो जाएं। हमने ये देखा कि मरियम नवाज साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे के लिए खामोश भी रहे। तो पाकिस्तान में ये 2 तरह के मेथड्स हैं। आप अपनी मुलाकात हो जाए, मतलब कि मुलाकात नाश्ते की अरेंज कर लें, मतलब चले जी इत्तफाकन मुलाकात हो जाए। तो ये 2 तरीके हैं पाकिस्तान में अपने मुतालबात को मनवाने के। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त मेरा ख्याल है दोनों तरीकों पे नहीं है, वो मेरा ख्याल है कन्फ्यूज्ड हैं, या कोई अपनी बेहतर हिकमत अमली नहीं बना पा रहे, ना वो मुकम्मल एहतजाजी सियासत में कामयाब हो रहे हैं, और ना कोई बैक चैनल उनका है जिसके ज़रिए वो कोई CBMs करें, कोई एतमाद साजी करें। तो ये जब तक अपने इस मखमसे को तहरीक इंसाफ दूर नहीं करेगी, मेरा ख्याल है हुकूमत पर प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, और जो जुडिशरी की तरफ से हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवक्कुआत थी वो भी पूरी नहीं हो रही। चले अजहर साहब ये बता दें कि अलायंस बड़ा जरूरी है। अकेले तो कोशिश कर ली आपने, लेकिन हमने देखा कि 26वीं आनी तरमीम पे मौलाना के साथ थे, अचकजी साहब आपके साथ थे, अब मैगल साहब आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, तो एक बड़ा अलायंस बनाने में अभी तक क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे आप लोग? बहुत शुक्रिया। एक तो माजिद साहब ने आपके सामने बता दी, और ये कहा जा रहा था ना
कि हम हमारे कोई सहूलतकार है या है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात सामने आ गई। और दूसरा वजह है कि यादाश्त कमजोर है ना हम लोगों की, जो जूते पॉलिश करने के लिए नवाज शरीफ हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी रहे हैं, और जितने जबरदस्त है चेरी ब्लॉसम या पूरे पाकिस्तान की हर चीज जिन्होंने खत्म कर दी है वो बेचारे शहबाज शरीफ ने। वो तो बाथरूम में भी जाना हो तो पूछे बगैर तो जा नहीं सकते, उनकी हालत इस वक्त की है। और अब दुख और अफसोस होता है कि इस मुल्क का वजीर आजम के अपने ताकत ही कोई नहीं है। जितनी अपॉइंटमेंट ट्रांसफर देख ले, यानी आईनी तरमीम तो कर ली, आईनी तरमीम तो उन्होंने कर ली, और आईनी तरमीम के बाद जो बाकी जो देखे ना, आईनी तरमीम के बाद तो हालत उनकी ये रहेगी ना, उनके पास रहा कुछ नहीं। और उसके बाद तरमीम एक ऐसी कर दी है वो 5 साल की एक्सटेंशन की, तो ये तैयारी रखी है अपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। और हमने देखे, हमने बैकडोर डिप्लोमेसी या हमने कोई डील शील या ढील में कोई यकीन नहीं रखते। हमने अदालतों के सामने पेश किया है और अदालतों ही के सामने पेश कर रहे हैं। और हमारा वो दौर बड़ा जबरदस्त था, हमने किसी तरह से कोई इस तरह की 144 नहीं लगाई, कोई डिटेंशन ऑर्डर बता दे, कोई डिटेंशन ऑर्डर हमने तो जारी नहीं हो। जलसे जुलूस इनके होने दिए, खुले होने दिए, खुला मैदान दिया इनको। इन्होंने आइन और तरमीम, आइन देखे ना, आइन और कानून की धज्जियां हम हैं, अमन पसंद लोग, हम किसी तरह के, हमने देखे ना, बहुत बड़ी बातें आ गई। निजामी साहब ने कह दिया कि हमने वो एजुकेशनल पॉलिटिक्स नहीं गए, हमने 144 की वायलेशन के खिलाफ कोशिश नहीं की, हमने डिटेंशन ऑर्डर नहीं तोड़े इनके, हमने आइन कानून हाथ में रख के ये साबित किया। ठीक है, जदोजहद कर रहे हैं, स्ट्रेटजी अपनी जगह पर मौजूद है। आप पॉलिटिकल जदोजहद की बात कर रहे हैं सब, तो अभी तक हम अलायंस के ऊपर जो बात कर रहे हो कि अलायंस नहीं बन पाया। आज मौलाना से मुलाकात के वाले से जो खबरें आ रही थी कि कामरान मुर्तजा मुलाकात करेंगे, लेकिन उसका भी रिवर्टल आ गया कि कोई मुलाकात नहीं हो रही, जेयूआई फेस पर इनकार कर रही है कि नहीं जाएंगे मुलाकात के लिए। अच्छा, उसकी एक वजह बता रहे, देखिए अलायंस हम उनसे करते हैं कि जो हमारे नुक्ता नजर पे सारा आ सके, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में हमसे डिस्कशंस की और कहा कि हम अपना सीनियोरिटी का प्रिंसिपल वायलेट नहीं करेंगे। हम आईनी बेंच अगर बनाना भी है तो आईनी बेंच सीनियोरिटी के मुताबिक बनेगा। हमने तो उनसे डिस्कशन की, लेकिन हमने उनकी फिर बातें नहीं मानी, क्योंकि वो नाकाम हो गए। और मौलाना साहब हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ चले आ रहे हैं, और हमेशा से, और वो एजुकेशनल पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे, भाई उनको हुकूमत बैठे सारा कुछ मिल रहा है। MQM वो हमेशा से हुकूमत बैठे सारा कुछ मिल रहा है, और क्या रह गया? जमात इस्लामी या बाकी है, जमात इस्लामी एजुकेशनल पॉलिटिक्स के लिए निकली रहे कि नहीं निकला सके। हम तो अपने जो भी है, हमारी डिस्कशन आपसे चलती रहती है, इनसे होती रहती है, और अलायंस हमने बनाने असूलों पे, और वो असूल एक सुन ले सारे कार खोल के। वो क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल जितना है उतना को, एस्टैब्लिशमेंट सारे मामला में मुदाखला अंदर करे, अदालतें अपना काम आप अंदर करें। एग्जैक्ट इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा देखे कैसे किया। इनके पास मुकर्रना तो थी, 2/3 एक्सपीरियंस जबरदस्ती बना के मुकर्रना पे कब्जा कर लिया। अदलिया में जुडिशल कमीशन के अंदर 13 लोग हैं जिन्होंने जजेस तैनात कर रहे हैं, उनमें 8 लोग तो ये अपने ले आए ना, 8 लोग इनके अपने हैं उसके अंदर। आप अंदाजा लगाएं तो क्या रह गया, यहां तक मजाक हो गया ना। और पूरी दुनिया में ICJ वगैरह हर एक ने मजाक उड़ाया है कि इस मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां जिस तरह इस पार्लियामेंट ने तोड़ी और जिस तरह इस हुकूमत ने। ठीक हो गया, ये इससे भी बात करेंगे, 26वीं आईनी तरमीम पे भी बात करेंगे, लेकिन चले तरह भी ये अलायंस पे तरह बात कर लेते हैं। अख्तियार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इरादा रखती है कि अलायंस बनाकर अपोजिशन जमातें मिलकर आपकी हुकूमत को घर भेज सकें, कोई गिरा सके, तो उसके लिए तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं वो। हाय, ये पहले तो बेचारे अपना घर जो है तलाश करे कि इनका घर किधर है। इनका तो घर ही नहीं रहा, इनको तो पता ही नहीं है कि ये जिस तरह देखें, आप इनसे सवाल कर रहे हैं, वो आपको इतनी लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं और आप भी सुने जा रहे हैं। कमाल है, ठीक है, उनकी पार्टी है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इररिलेवेंट, आपके सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। मैं बताता हूँ आपको, PTI कोई पार्टी थी ही नहीं, ये तो मांगे तांगे की जमात थी। नून को तोड़कर PTI बनाई गई, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को तोड़कर PTI बनाई गई, जमीयत के लोगों को तोड़कर PTI बनाई गई। आप देखें MQM के लोग इसमें शामिल किए गए, काफ लीग के लोग इसमें शामिल किए, तो दूसरों से लीज पर लिए हुए लोग थे, लीज खत्म हो गई है, द गेम इज ओवर, खेल खत्म शुद। इनके साथ कौन इत्तेहाद करेगा? मौलाना साहब करेगा। मौलाना साहब ने 30 साल हमें दर्स दिया है कि इन लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना वो सब हराम है। मौलाना साहब इनके साथ कैसे चलेंगे? देखो, 26वीं तरमीम के मौका पर उठे भी है, बैठे भी है, खाने भी खाए हैं, उनको भी इनवाइट किया, खुद चलकर उनकी तरफ भी गए। अपनी बारी पे बात कर लेना,
अजहर साहब आप अपनी बारी पे बात कर लें। नहीं मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा क्वेश्चन ऐड कर ले, ये मेरा क्वेश्चन इसमें ऐड कर ले। आप कह रहे हैं मौलाना 30 साल 10 देते रहे हैं कि इनसे मेलजोल नहीं रखना, लेकिन 26वीं तरमीम पे तो सारा काम किया उन्होंने। तो इशारे के नाव में बात कर रहा था, लेकिन अगर आदिल भाई आप साफ लहजे में कहना चाहते हैं तो मौलाना ने ये बात मेरे सामने कई बार की है, सिर्फ जलसों में नहीं, जाती मजलिसों में बैठकर दर्स में हमने सुना है कि इनकी जमात का ताल्लुक जो है वो यहूदी लाबी से है। इनको वोट देना, इनको सपोर्ट देना वो कतअन हराम है, वो बिल्कुल जंग है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही थी मैंने इनको बता दिया था कि मौलाना कुछ वक्त तक आपके साथ अगर है तो है, लेकिन वो अल्टीमेट जब ये बात मंजिल पर पहुंचेगी आप कहीं और होगे, मौलाना कहीं और होगा, या आप ही हमें वोट देंगे, वरना मौलाना का वोट हमारे हक में होगा, आपके हक में नहीं आएगा। इनके साथ कौन चलेगा? MQM, वो तो कातिल है। परवेज इलाही की जो भाई की पार्टी है क्यू लीग, वो चलेगी, वो तो डाकू है। इन्होंने किसको छोड़ा है? आज तो ये तरले कर रहे हैं ना, तो ये अजहर सदीक साहब कह रहे हैं, तो इनसे पूछे आपका लीडर क्या कहता है। वो कहता है मैंने बात करनी है तो DGI से करनी है, मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है। क्या करना है? इसको पॉलिश नहीं कहते हैं, जूता चाटना नहीं कहते हैं, यही होता है ना। आप उन्हीं से बात करना चाहते हैं। अगर आप पॉलिटिकल लोग होते ना, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती, अफसोस है आपकी जिस तरह हुकूमत आई थी ना उसी तरह चली गई। इसमें ज्यादा अपने सर को मत खपाए, मत अपने सर में दर्द करे। आपकी पार्टी जो थी ये हुकूमत में आई नहीं थी, इमरान हुकूमत में आए, उसको हुकूमत में लाया गया था RTS बिठाकर और दूसरी पार्टियों को, लोगों को तोड़कर। मतलब आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान तरीके साहब अगर कोई अलायंस बना भी ले तो हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है? यार पहले इनकी कोई अलायंस बनेगी नहीं और ना इनके साथ कोई अलायंस करता है। ये तो मोहल्ले के वो लोग हैं जिसके सबने सोशल बाइकआउट किया होता है कि इनके साथ आना जाना गमी खुशी सब खत्म है। इनके साथ कौन बैठेगा, कौन बात करेगा? इनका अपना लीडर जो जेल में है वो इन पे कोई एतमाद नहीं करता। आप बताइए ना, क्या वो अली अमीन गंडापुर को ये मुज़ाकिरात की वो उसके इख्तियारात देता है? असद कैसर को देता है? उमर अयूब को देता है? बैरिस्टर गोहर जो इस पार्टी का इस वक्त सो कॉल्ड चेयरमैन है, उस पर वो ट्रस्ट करता है? नो वे। ही इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड मैन। वो अपने अलावा किसी और की जात दिखाई नहीं देती। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। बाजी साहब, अलायंस कोई बनता आपको फ्यूचर में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ दीगर जमातों के साथ मिलकर कोई अलायंस बना ले, और अगर अलायंस बन भी जाता है तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा हुकूमत पे? जी, अभी तक की जो सियासी सूरत हाल है उसको सामने रखें तो ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ में और बाकी जमातों के अंदर फ़र्क खासा ज़्यादा है और मौज़ूआत की बुनियाद पे वो एक दूसरे से ताउन कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम में तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की कई नशिस्तें हुई और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ अमूर तय करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ बड़े अहसन तरीके से इस मामले पर अलहदा हो गए और कोई तलखी नहीं आई। इससे ये पता चलता है कि मौजूदा दौर में सियासी जमातों की अपनी अपनी तरजीहात हैं और उनकी बुनियाद पर उन्होंने आगे चलना है। तहरीक इंसाफ का एक मसला ये भी रहा है कि चूँकि वो बतौर इत्तहादी उनकी कारकर्दगी इतनी मिसाली नहीं रही। इमरान खान साहब की अगर हम तारीख़ पे नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि वो सोलो फ्लाइट के लिए या एक पॉपुलर लीडर के तौर पे काम करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो जो उनका माजी है, स्पेशली हमने देखा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुई तो उस वक्त भी कई इत्तेहादी उनको छोड़ गए। उसकी वजूहात पे बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन उनका ये तासुर नहीं है कि वो लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो इसलिए मुझे लेकिन अभी जो उनकी सोलो फ्लाइट जो बाजी में जिस तरह वो करते रहे हैं निजाम साहब, तो अभी वो वर्क नहीं कर रही, तो अभी तो किसी न किसी मिलना पड़ेगा अगर हुकूमत के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालना है। जी, मेरा ख्याल है कि हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए तहरीक इंसाफ को सबसे पहले खुद क्लियर होना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाना है और उसके ज़रिए उन्होंने ये काम करना है। उसकी वजह ये कि तहरीकें जो भी तहरीकें चलती हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता होता है वो ये होता है कि अपने कारकुन को मायूस ना होने दिया जाए। और मुझे लगता है कि 4-6 महीने से जो कुछ हो रहा है
उससे तहरीक इंसाफ का कारकुन जो पुरजोश था, कहीं ना कहीं उसमें मायूसी का अंसर भी आ रहा है। और इसीलिए सवाबी का जलसा तरतीब दिया गया है ताकि कारकुनों के अंदर जोश और वलवले को वापस लाया जाए। क्योंकि अगर किसी भी तहरीक के ऊपर ये तासुर या एक छाप लग जाए कि उनके जो कारकुन हैं वो मायूस हो चुके हैं, तो फिर तहरीक नहीं चल पाती। चले, मतलब इसलिए कि होम ग्राउंड से दोबारा से आगाज कर रहे हैं, एक जोश और जज्बा और वलवला आ जाए और फिर पंजाब की जानब रुख करे, तो बाहर ये लग रहा है। चले अभी अब प्रोग्राम एक ब्रेक की जानब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से मजीद भी बातचीत करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब जरा बात कर लेते हैं 26वीं आईनी तरमीम की 8 दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आ चुकी हैं। इस्तदा की गई है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब ये मामला फुल कोर्ट सुनेगा कि जो आईनी बेंच बनाया गया है उसके सामने ज़िर-ए-समाअत होगा। इससे बात करते हैं। जैसे साहब, क्या लगता है फुल कोर्ट बनेगा कि जो आईनी बेंच है वही इस केस को सुनेगा? हम तो आज भी कहते हैं पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है, आगे बढ़े, आकर हर इदारे का अपना इदारे मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। उसके लिए पॉलिटिकल सियासी जमातों से बात करनी है कि वो तमाम स्टेक होल्डर को बिठाकर बात करना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी उसमें भी। नहीं, उसकी वजह समझे ना, सियासी जमातों के पास है ही कुछ। वो तो देखे ना, हर वक्त पूजा करते रहते हैं ना। एक आदमी हर वक्त जब पूजा करता रहे तो उससे क्या बात कर रही है, और उनको इस्तेमाल करता रहे और उन्हीं से बैठकर सारे रिजल्ट लेता रहे, तो उनसे क्या इंसान गुफ्तगू करेगा? गुफ्तगू तो उससे करनी है ना कि जो इस दायरा इख्तियार से हटकर आगे जाता। 26वीं आईनी तरमीम भी आपके सामने कोई डाउट है कि जब पहला ड्राफ्ट आके खुद का आजम वजीर ताडर ने कि मुझे तो अभी मिला, बता दें आप, पहले 18वीं तरमीम जब आई थी 9 महीने डिस्कशन हुई थी, बड़ी डिटेल और डेप्थ के साथ डिस्कशन हुई थी। उसके बाद जाके ये तो रातों रात, यानी एक ही रात में कौमी असेंबली में पास हुआ, सेनेट में गया और घंटों के अंदर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। और ये कौन सी आईनी और जमहूरियत की बात कर रहे हैं? और वो इस आईनी तरमीम में 4 बड़ी वजह है। हमारी 40 साल की जद्दोजहद है। हम सीनियोरिटी के प्रिंसिपल को अल जिहाद ट्रस्ट से लेकर अब तक सारा सेटल डाउन होता आ गया हुआ है, और इसीलिए हम फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं कि जो अल जिहाद ट्रस्ट का केस है वो 17 मेंबर बेंच ने सुना था। उसके अलावा जितने भी अदलिया की आजादी के हवाले से, अब ये 7 रुकनी बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, ये कैसे ओवरराइड कर सकता है उन प्रिंसिपल्स को? और दूसरी बात जो है कि दे आर द क्रिएचर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये उसकी वजूद के जरिए सामने आए हैं और इन पे तो एतराज रहेगा। जब फुल कोर्ट सुनेगा ये भी मौजूद होंगे, दूसरे जजेस भी मौजूद होंगे, सुने, हमें कोई एतराज नहीं। इन्होंने जो आगे खतरनाक काम किया है ना, सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने उसके आगे भी सोच लिया है कि कल कोई फैसला हो, फर्ज करें 17 जजेस फैसला कर दें या 16 जजेस है। आज मैं आपको 34 की फिगर, मैजिक फिगर क्यों आई वो मैं समझाना चाहता हूँ। 16 जजेस ऑलरेडी है, तो 16 जजेस में से आज अगर 16 के 16 बैठते हैं, ये फैसला करते हैं आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील प्रोवाइड होगी। अपील के बाद 17 जजेस चाहिए, तो ये 17 जजेस अपनी मर्जी के लाना चाहते हैं, ये पैक करना चाहते हैं। यानी इन्होंने तो दूर की भी सोची हुई है ना कि अगला लाएमल क्या है। हम ऐसे नहीं है, हम इसलिए वोकला तंजीमें जो है ना इसके सख्त खिलाफ है। सब बार की जानिब से उस तरह का रिएक्शन भी देखने को नहीं मिला ना, जिस तरह पहले वोकला तहरीक 12 बयान तो आए लेकिन कुछ हुआ नहीं। अदलिया की आजादी की बात है और अदलिया की आजादी पे वोकला बरादरी कम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और तहरीक इंसाफ अदलिया के, हमारी अदलिया यानी वोकला के साथ खड़ी है इस सारे मामले में, जो अदलिया की आजादी से। और अभी तो एहसास नहीं हो रहा ना, कल ये जजेस भी इन्होंने तैनात करने हैं, और जजेस भी उसी घर से आने हैं जिन्होंने बैठकर तैनात करने हैं और जो सारा मामला देखना है। ये सोचना होगा, अगर आज आ जाए कहे कुरान की कसम और आकर कहे कि हम सारे जज अपनी मर्जी के लगाएंगे और मेरिट पे लगाएंगे, फिर मजा भी आएगा। लेकिन वो छोड़े इन बातों को, मैंने आपके सामने सारा एजेंडा रख दिया है। एक चीज ठीक होगा एजेंडा जी, आपके साथ लगी। इख्तियार वली साहब से पूछ रहे थे, ये एजेंडा रख दिया जी अजहर सिद्दीक साहब ने सामने, और ये बताया कि 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? सस्टेन कर पाएगी कि ये फुल कोर्ट बनेगा और मामला किसी और जानिब बढ़ सकते हैं? अच्छा सर, वो कहते हैं ना, लुक हू इज टॉकिंग। ये जितना ये जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ और मेरे इधर बाल जल रहे होते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो आप जजों की बात आज करते हो और आज कहते हो कि 26वीं आईनी तरमीम ये वो फला दिमकान और इसको तोड़ा उसको तोड़ा। पहले तो आपके अपने MNAs हैं नहीं, आप तो सारे मांगे तांगे के लोग लाए, वो सारे आपके साथ अलायंस करने वाला कोई नहीं है। सारे लोग अपनी अपनी पार्टियों में जाएंगे।
नून का माल नून में जाएगा, पीपी का माल पीपी में जाएगा, जमीयत का बंदा उधर जाएगा, एमक्यूएम के बंदे एमक्यूएम में जाएंगे, तो जी कल ही रह जाओगे, तो कल हो गए हो। चले अच्छा इत्थे चले आपको पॉइंट मैं आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा से जिस तब्दीली का आगाज हुआ था वो इधर भी खत्म हो चुकी है। 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए, दोनों आप हार चुके हैं, आपकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं रही। आपका लीडर जो है ना, जिसको आप कहते थे कि वो उसका फेम है, वो मकबूल लीडर है, वो बातें खत्म हो गई। देखिए झूठ पर आप एक लिमिट तक जा सकते हैं, झूठ का सहारा लेकर, पैसे का सहारा लेकर, इजराइल से और इंडिया से पैसे पकड़कर आप एक लिमिट तक ऊपर जा सकते हैं। लानत है किसी ने पैसे पकड़े हो इंडिया से और इजराइल ने ना किया करे। ठीक है, पार्टी खत्म हो गई है, लोग साथ नहीं है, वोटर साथ नहीं है, वोटर नहीं है, गलत बात। तो आजादाना इजाजत दे देना उनको, पंजाब में भी जलसे जुलूस रैलीज करने की, इस्लामाबाद में भी इजाजत दे दें, लाहौर में भी दे दें, दीगर शहरों में भी दे दें, अगर कुछ उनके पास नहीं है पॉलिटिकली बचा हुआ। आदिल साहब सबसे पहले उसके लिए इनको बिहेव करना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल लोग हैं। डू यू थिंक सो, डू यू बिलीव सो कि ये बिहेव कर रहे हैं पॉलिटिकल लोगों की तरह? यार ना करें आज ये बात, ये जलसे जुलूस के लिए बिहेव करना पड़ेगा। ये नई आईनी तरमीम ले आए हैं। गल सुनो, तो नई आईनी तरमीम ले आए हैं। सुनो जरा, सुनो, बिहेव करके जलसे जुलूसों की इजाजत मिलेगी ना करा करे। इख्तियार वली साहब आईन में कहाँ लिखा है? सुने, मैं बताता हूँ, आप पॉलिटिकल लोग है ही नहीं। ये जितना मैं गुजारा हो रहा है ना, वो इसीलिए किया जा रहा था कि आपको पॉलिटिकल समझा गया था। पॉलिटिकल लोग आइन की शिक बताए ना, आइन की शिक बताए, बैठते, कोई कानून की शिक बताए, जहाँ आप पीटीवी पर हमला नहीं करते, जीएचक्यू पर हमले नहीं करते, वो जिना रेडियो पाकिस्तान को आग नहीं लगाते। 26वीं आईनी तरमीम जो है, हमने देखा कि 8 के करीब दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, उसमें मुस्तफा खोकर साहब भी शामिल हैं और अख्तर बैंगल साहब भी हैं। फुल कोर्ट बनेगा कि वो जो आईनी बेंच बना है वही पूरे मामले। अब वैसे आईनी तौर पे तो आईनी बेंच ही सुनता हमें दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट की जो सिमत है वो मुतय्यन होगी, और जिस उम्मीद पर हुकूमत जस्टिस याहिया अफरीदी को लेके आई है, और उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मंसूर अली शाह साहब दोनों को एक तरफ रखा है और ये कहा था कि जी वो गैर जानिबदार अदलिया की तलाश में हैं, तो इस फैसले से हमें ये पता चलेगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी अपने दौर की जो बुनियाद है वो किस चीज़ पर रख रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है कि आईनी बेंच की तरफ उसे जाना होगा या फुल कोर्ट की तरफ जाना होगा, ये जस्टिस याहिया अफरीदी की डायरेक्शन को मेरा ख्याल जाहिर करेगा, और यहीं से हमें पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता अदलिया जो है, या पिछली जो जस्टिस बंदियाल की अदलिया थी, उन पर यही इल्ज़ामात लगते रहे कि वो किसी भी सियासी जमात के ज़्यादा करीब समझे जाते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनका ये डिसीजन बड़ा फैसला कुन होगा, और वो हमें ये बताएगा कि क्या वाकई एक दफ़ा फिर पलड़ा किसी एक साइड पर झुकने लगा है, या वाकई अदलिया जो है वो किसी गैर जानिबदाराना इंसाफ की तरफ जा रही है। चले ठीक है साहब, ये भी बता दें कि अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आई है। ट्रंप जो है 3 माह बाद ओवल ऑफिस संभालेंगे, तो उसके आपको क्या लगता है पॉलिटिकली पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी खुश है, वो मतलब मुख्तलिफ नौइयत के दावे आ रहे हैं, एक तरफ उसको डिनाइल भी दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, दूसरी जानिब लबे अल्फाज में बात भी कर रहे हैं कि डेफिनेटली अमेरिका में एक बड़ा तब्दीली आएगी। और बानी पीटीआई भी खुद भी दावा कर चुके हैं कि फोन पर अक्सर बातचीत होती रही, तो कुछ असर पड़ेगा उनके आने से? मुझे तो लगता है जी कि रियासतों से जो ताल्लुकात होते हैं वो शख्सियात की बजाय मुफादात पर मबनी होते हैं, और इसी वजह से ये देखना होगा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया को पाकिस्तान से ऐसा क्या मुफाद मिलेगा, या कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ मिलेगी जिसकी वजह से वो इंटरवीन करेंगे या वो इस तरह की कोई बात करेंगे। और फिर ये भी देखना होगा कि क्या इमरान खान इस काबिल हैं कि वो उसके बदले में वो जो फेवर होगी उसको लौटा सकें, या यहाँ से कुछ ऐसा कर सकें। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अगर मगर की कैफियत नज़र आती है। वैसे तो ये बड़ी एक अच्छी थेरी है कि जिसके ऊपर अपोजिशन के कारकुन जो हैं वो बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ एक मायूसी की जगह एक उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में मुझे लगता है कि ख़ासे मसाइल हैं, क्योंकि जब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं या टाइम लाइन बनाते हैं तो फिर पता चलता है कि इसमें मुश्किलात ज़्यादा हैं और आसानियाँ कम हैं। ये ऐसे नहीं होगा कि एक फ़ोन कॉल आएगी और जेल के दरवाजे खुल जाएंगे।
ठीक है। अख्तर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि फवाद साहब बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साबिक वजीर इत्तलात भी हैं, वो कह रहे हैं जाती नोयत के उनकी फैमिली के साथ उनके टर्म्स से और 80 की दहाई के ताल्लुकात हैं, तो लगता है कोई बारी पीटीआई के लिए रिलीफ होगा ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनेंगे? सर देखिए, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर नाउ। देखिए, इमरान खान खुद ये चाहता है कि कोई बाहर से आए और मुझे उठा के यहाँ से जेल से निकाले और मुझे बाहर ले जाए। ये पावे इधर कुछ भी झूठ बोलते रहे, ये उसके तर्जुमान वगैरह ये कुछ भी कहते रहे हैं कि लीडर जो है वो हट्टा कट्टा है, उसका अज़म जवां है, उसका हौसला बुलंद है। नथिंग लाइक दिस, कुछ भी नहीं। वो टूट चुका है, वो इतना बर्दाश्त नहीं। उसका ये ख्याल था कि मैं जेल में जाऊंगा तो मेरे पीछे पता नहीं कोहे हिमालय भी रोएगा, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो भी नीचे गिर जाएगा, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कयामत बपा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसको बात समझ आ गई है कि ये जो अजहर सदीक भाई जैसे लोग उसके हैं, ये उसको निकालने का उसका काम नहीं। हालांकि अली अमीन ने तो लश्कर कशी तक का कह दिया था, लेकिन ये बातें हकीकत से बड़ी दूर हैं। उसका अपना कारकुन जो है वो मायूस हो चुका है। एक बात मैं खुद पर आपको बताता हूँ कि किसी का जाती ताल्लुक हो ना, तो वो इतना कर सकता है कि इनको जेल में अच्छा फल भिजवा सकता है, नई वर्जिश की मशीन भिजवा सकता है, 2-4 दर्जन मुर्गी देसी भिजवा सकता है, अंडे शंडे भिजवा देंगे, कोई तुलाई शुलाई रजाई शजाई, अच्छा मौसम आ रहा है ठंडे का, वो भिजवा देंगे, कोई अखबार वगैरह लगवा देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अगर किसी का ये ख्याल है कि हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सकता है, तो लेट मी टेल यू, मैं इस बात में बिल्कुल क्लियर हूं। आई एम द वन जिसने नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन का प्रेशर सस्टेन करते हुए देखा था। दैट वेरी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। पीएम हाउस हमारे पास, हम यार उस मुल्क पे हमारी चौथी पांचवी बार हुकूमत आई है, हम कोई बच्चे तो नहीं है कि इनके जुलूसों से डर जाएंगे। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। कुछ टाइम भी कुछ शॉर्ट है। अजहर साहब, क्लिंटन का फोन आया था, $5 बिलियन भी दे रहे थे उस टाइम भी, वो कह रहे थे मियां साहब ने उसको खातर में नहीं लाए थे, तो अभी भी अगर ट्रंप का कोई फोन क्यों आएगा खातर में नहीं लाएंगे, क्या कहते हैं आप? अच्छा, वो गौहर अयूब साहब और शेख रशीद साहब को बता चुके हैं इनके लीडर का दुब दबा के भागने का, बिरयानी है खाने का, जो कुछ करना था ना वो सबको पता है कौम को। वो याद होगा उन्हीं दिनों गए थे व्हाइट हाउस में जाकर झुक के मिले थे, रिकॉर्ड पे ऊपर चीजें मौजूद है अमेरिका की। और आजकल स्विट्जरलैंड के अंदर आपको पता है वो पैसे वैसे आपका चक्कर बहुत होता है, इकट्ठे किए होते हैं, वो हिसाब किताब देना होता है। इंग्लिस्तान स्विट्जरलैंड का तो चक्कर कोई नहीं है, स्विट्जरलैंड की कहानी है, पुरानी है। लेकिन एक हम आपको बात बता रहे, सवाल ये नहीं है, हमें अमेरिकी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, साफ सी बात मैं आपको सामने बता दूं, अमेरिकी गवर्नमेंट वो इमरान खान की गवर्नमेंट को एब्सोल्युटली नो कहने पे गिराया था। असल जो इशू है, जो बाइडेन हमें जो ट्रंप का एक एडवांटेज ये आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में होना है कि वो जंगबंदी के खिलाफ है, बस तायद के खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर जितनी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है ना, वो इसमें आवाज जरूर उठाएंगे। याद रखिएगा, ये जो ज्यादती और जुल्म हो रहे हैं ना ह्यूमन राइट, जैसे यूएन का वर्किंग पेपर आ गया, यूके की पार्लियामेंट के लोगों ने, यूएसए की पार्लियामेंट के लोगों ने मतलब आप ये कह रहे हैं हज़रत साहब, एक तरफ अमेरिका ने वायलेशन की और आपकी एक जमहूरी हुकूमत जो है इलेक्टेड आपकी जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया, और वही अमेरिका जो है इंसानी हकूक की जो वाले से बात करेगा और आपको जो है रिलीफ मिलेगा। मतलब ये इसमें भी तजाद है। आपकी जो बिहार है, आपकी जो पार्टी का मुख्यमंत्री हो, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, अभी हम एक जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद इकॉनमी में बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा इकॉनमी की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू अहदाफ के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही। 190 अरब का शॉर्टफॉल जो है टैक्स के हवाले से बताया जा रहा है। बाजार ये लग रहा है कि हुकूमत एक मिनी बजट लाने जा रही है, वहां पर मजीद टैक्सेस लगेंगे। इस पर बात करते हैं। खाकान नजीब साहब हमारे साथ है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, क्या लग रहा है, टैक्स कलेक्शन जो है हुकूमत उस तरह नहीं कर पाई, शॉर्टफॉल है, एक कोई नया बजट मिनी बजट आ रहा है, अब वहां पर मजीद टैक्सेस लगेंगे? IMF के साथ अहदाफ तय करते हैं तो यूजुअली दीज आर क्वार्टरली टारगेट्स जो आप उनके साथ तय करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द फिस्कल या मालियाती साइड पे जो आपने टारगेट्स उनके साथ तय किए हैं, वो एक तो ये है कि क्या कलेक्शन होगी FPR की पहले क्वार्टर में। उसका टू बी एग्जैक्ट जो टारगेट तय हुआ था वो 2652 अरब रुपया था पहले क्वार्टर का। आई थिंक कलेक्शन इज अबाउट 90 बिलियन शॉर्ट ऑफ दैट टारगेट।
फिर आपने उनसे तय किया कि जो प्रोविंसेस हैं वो मेरे ख्याल 342 अरब के करीब आपको जो प्रोविंशियल सरप्लस है वो देंगी। आई थिंक शायद वो भी जो हदफ है वो पूरा नहीं हो सका। बट ऑन दी अदर हैंड प्राइमरी सरप्लस डेफिसिट जो है वो भी नहीं हुआ पहला फिस्कल का, बिकॉज स्टेट बैंक का एक 2500 अरब रुपए का जो कि पूरे साल में आना था वो पहले क्वार्टर में आ गया। सो हम समझते हैं कि उसकी वजह से एक फिजिकल डेफिसिट की बजाय सरप्लस दिखाई दिया। सो ये तो है मालियाती साइड पे। फिर आपने कुछ उनके साथ एक्सपेंडिचर के टारगेट तय किए हुए हैं, आई थिंक वो भी लार्जली मेट हैं। पर चूंकि चौथे माह में भी जो 190 अरब के करीब चला गया वो जो शॉर्टफॉल है एफपीआर का, इसलिए ये सारी गुफ्तगू हो रही है कि क्या नए टैक्सेस लगाना पड़ेंगे कि गुजारा हो जाएगा। एक तो बात यह है कि नए टैक्सेस लगाने का आपने खुद चुके उस डॉक्यूमेंट में लिखा है आदिल, जो आपने दस्तखत करके आईएमएफ को दिया है, जिसको MEFP या मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज कहते हैं, और उसमें एडवांस इनकम टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, FED है, ये सारी वो चीजें हैं जो आपने कही हैं कि हम कर सकते हैं अगर 1% हिल जाता है रोलिंग बेसिस पे 3 माह, जो कि मेरा ख्याल है शायद हिल गया है आपका एफपीआर का टारगेट। बिकॉज याद रखिए कि जब आदिल शुरू ही हुआ था ना, तो आपने कहा था 13 ट्रिलियन यानी कि 40% की ग्रोथ एफबीआर के रेवेन्यूज में आएगी। गवर्नमेंट ने ये एक जिसे आप कहेंगे बहुत ही जिसे कहेंगे ऐसा इंप्रेसिव टारगेट था, और उस वक्त इसीलिए सबने ये फील किया कि ये शायद गिवन सर्कमस्टांसेस में पूरा नहीं हो पाएगा। और आप पहले क्वार्टर में ही अगर कम करेंगे फिर चौथे माह में भी, तो ऑब्वियसली ये डिस्कशन जो है यानी कि एक जायजा मिशन है जिसने ये डिस्कशन करनी है कि इन अहदाफ को फिर कैसे पूरा करें। बट ऑन दी अदर हैंड जायजा मिशन की बात कर रहे हैं, बिफोर टाइम IMF का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में आ रहा है, तो क्या ये जो पूरा पाकिस्तान के साथ जो प्लान था जो 3 साल तक चलना था, इसको कोई खतरा भी हो सकता है कि हमने जो अहदाफ है वो पूरे नहीं किए? So Adil, that's probably the most important question that should be on the minds of the authorities. And the reason is कि ये मुल्क ने 24वां प्रोग्राम तो एंटर जरूर कर दिया है, बट याद रखिए कि जो लॉन्गर टर्म प्रोग्राम्स होते हैं जिनको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, जो करंट है, वो एक ही जिंदगी में पूरी की है जो 2013-16 की फैसिलिटी थी। एवरी अदर टाइम वी हैव एंटर्ड अ लॉन्गर प्रोग्राम। जैसे आपने खदशे का इजहार किया, आप 2-3 ट्रांशेस पहले लेते हैं, बड़ी अमाउंट्स ले लेते थे और बाहर आ जाते थे। आदिल, ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि 13-16 का प्रोग्राम वाहिद वो प्रोग्राम था, ये मैंने एंकर किया था उस कोर टीम में जिसने ये प्रोग्राम को कंप्लीट किया। हम 1 ट्रांश कंट्री कहलाते थे। सो ये बात आपकी दुरुस्त है कि अथॉरिटीज को बहुत ही होमवर्क करना पड़ेगा टू कन्विंस द IMF कि आप अहदाफ मीट करेंगे। नेशनल फिस्कल पैक्ट है, जनवरी में प्रोविंसेस ने लगाना है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कि ये सारे काम जो हैं ये होते हुए दिखाई देंगे। आदिल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से इसलिए भी डिफरेंट है कि इसमें IMF ने प्रोविंसेस को रोप इन कर लिया है कि जी एक्सपेंडिचर नीचे पास ऑन होने हैं, क्या आप करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या प्रोविंसेस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ये सब करेंगी कि नहीं करेंगी, क्या ताजिर दोस्त स्कीम में आप 50 अरब रुपया ला सकेंगे कि नहीं ला सकेंगे। सो इट्स कॉम्प्रिहेंसिव इन दैट नेचर। आखिरी बात इस पे एक ये कह दूं, जस्ट लास्ट थिंग, आपने ये भी लिखा है कि आप अगस्त में PIA की प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। आप सबको मालूम है कि वो अगले अगस्त तक भी अब अगर कर लें तो बड़ी बात होगी, बिकॉज प्रोसेस इटसेल्फ टेक्स 460 डेज। ये है एक कॉम्प्रिहेंसिव जायजा जो हमने आपके सामने रखा है। बल्कि वो भी PIA की निष्कारी भी एक मजाक बन गई पाकिस्तान के लिए। चले, अब ये बता दें कि वजीर खजाना इसमें बात कर रहे हैं कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ खुफिया नहीं है, लेकिन चाइना हो कि सऊदी अरेबिया हो, जो कर्ज है रोल ओवर नहीं हो रहे, तो इसे भी मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान का जो इस वक्त 130-35 अरब का कर्ज है ओवरऑल जो एक्सटर्नल है, इस साल हमें 26 अरब डॉलर, दैट इज द अमाउंट जो हमने करना है। इसमें से 16 अरब डॉलर मौखर करने हैं, बाकी कुछ वापस जाकर कमर्शियल वापस आना है, और कुछ वर्ल्ड बैंक ADB वगैरह को वापस जाकर नया आना है, और कुछ नई बोरोइंग इसलिए होनी है कि करंट अकाउंट का जो खसारा होगा 1
बिलियन होता है, 2 बिलियन होता है, 2.5 बिलियन होता है, वो पूरा करना है। इसमें से मौखर करने की गुफ्तगू शनीद जारी है, काफी हद तक मौखर हो चुका है, बट ये तवातर से हमने अगले 3 साल मौखर करना है, तभी ये फिगर आता है कि 20-25 अरब डॉलर हर साल चाहिए, क्यों? बिकॉज ये 16 अरब डॉलर तो हम अगले 3 साल में भी वापस करने की गुंजाइश पैदा नहीं कर पाएंगे। सो आई एम होपिंग कि अथॉरिटीज ने ये बात कर ली हो, और आदिल इसीलिए द फंड प्रोग्राम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास ये सकत नहीं है कि हम ये पैसे जो हैं वापस कर सकें, इसको मौखर करते ही जाना पड़ेगा हमें। आईएमएफ भी इसको कर रहा है। अभी मेरे ख्याल में वज़ीर ख़ज़ाना भी बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से, जैसा भी उन्होंने बात की कि रोल ओवर तो नहीं कर रहा, ना चाइना कर रहा है, ना सऊदी अरेबिया कर रहा है, लेकिन वो सरमायाकारी करने के अंदर जो है पाकिस्तान में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं उस तरह से सरमायाकारी भी नहीं आ रही, सरमायाकारी नहीं आएगी, टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगी, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, तो ये मामला किस तरफ जाएंगे, कैसे इसमें बेटरमेंट हो सकती है? पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी कमाई का क्या हिस्सा है जो इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग से, बाहर की सेविंग से, अगर आप डोमेस्टिक सेविंग इसमें डालें और पब्लिक सेक्टर सेविंग डालें, इन सारी सेविंग से ये 13% ऑफ जीडीपी पे है, जिसका मतलब है हम 13% सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। आसानी के लिए आप जिसको अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं चाइना को, वो 40% अपनी इन जो ओवरऑल हुजम है इकोनॉमी का वो इन्वेस्ट करता है, तो तब वो 8% की ग्रोथ दिखाता रहा है, 7 से 8 एवरेज करता रहा है, नौकरियां और मौके क्रिएट करता रहा है। सो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एफडीआई बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इसमें आगे हम बढ़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़े। सऊदी अरेबिया से रेकोडिक की बात हो, चाइना से सीपेक 2 हो, इन सबको अब अमली जामा पहनाना है हमने कि हम रेली अगर 2-2.5 अरब डॉलर ला रहे हैं सऊदीया से, अगर कतर से 3 अरब की बात है, तो ये अमली तौर पे ये पैसे पाकिस्तान आए। एक बात कहता चलूं, पहले 9 माह के मैंने आज ही फिगर देखे थे, पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की एफडीआई नेट आई है। ये 2008 के बाद सबसे हाईएस्ट एफडीआई है। सो हम कुछ कदम बढ़ा रहे हैं। अब पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, निजकारी के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है, अपने अखराजात कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां से भी हमें देख रहे हैं कि कुछ उस तरह से खातिर का नताइज नहीं मिल रहे। और सेकंडली जरा ये भी बता दें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि सर्दियों के महीनों में बिजली की जो कीमतें हैं उनको कम किया है ताकि जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सके, और जो कैपेसिटी पेमेंट है उसकी मद में जो अखराजात है वो कम हो सके। आपने कुछ चीजें ऐसी आदिल सामने रखती हैं कि यू वुड हैव टू डू अ होल प्रोग्राम विद मी कि क्या एक्सपेंडिचर्स को कम करना फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर जरूरी है। ये लाजिम व मलजूम है। जब तक आप अपनी रनिंग ऑफ द स्टेट का खर्चा, जब तक आप सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व नहीं करते, जब तक अपने डिविजन्स को कम नहीं करते, अटैच डिपार्टमेंट्स को खत्म नहीं करते, सब्सिडी रजीम को टारगेट नहीं करते, जब तक आप प्राइवेटाइजेशन करते नहीं हैं ताकि जान छुटे उन हाथियों से। एक फिगर आपके सामने रखता हूं, ये दिल दहला देने वाला फिगर है। पाकिस्तान की 23 एसओईज ने 10 साल में 20 अरब डॉलर का एक्यूमुलेटेड लॉस जमा किया है। ये दिल दहला देने वाली स्टेटिस्टिक्स हैं जो लोग देखते नहीं हैं। जब तक आप अपना पीएसडीपी को रैशनलाइज करके क्लीन अप नहीं करते। सो ये तो एक्सपेंडिचर की बात हुई। प्राइवेटाइजेशन पे मेरी बड़ी क्लैरिटी रही है। जब तक आदिल यू हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन, जिसका बनाने का मकसद क्या था, आप प्राइवेटाइजेशन डिवीजन से अलहदा करके क्यों कमीशन लाए कि आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोफेशनल रन ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे जो डिवीजन नहीं होगा बल्कि एक तरह की एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल होगी जो कि एक खातून या कोई इंसान मर्द उसको हेड करेगा। जो ये जो सारी बातें मैंने कही हैं, जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन, सेल्स, सेकंड प्राइस ऑफरिंग्स, आईपीओस, इन सब को समझता होगा। पूरे मामले के लिए एक मरबूत जो है वो पॉलिसी बनाने की जरूरत है और स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं वो यहाँ पर होने चाहिए ताकि जो मामला है निजकारी का बेहतर तरीके से इसको अंजाम दिया जा सके। बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ हैं। आज के प्रोग्राम इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।